हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। लास्ट टाइम ने लॉज ऑफ मोशन जो थर्ड यूनिट है क्लास 11th की, उसका जो फर्स्ट पार्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था वो लेमीज थ्योरम, रॉकेट प्रोपल्सन, तो ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम कवर किए थे। आज जो इसका बी पार्ट है यूनिट 3 का, तो वो हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले बात करें कि फ्रिक्शन होता क्या है। हमने बात की थी बेटा इनर्शिया की। इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी। अगर मैं इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करता हूँ तो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने मोशन में छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए ऐसे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल फोर्स। क्लियर? इनविजिबल फोर्स कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लग रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। एक तो मेरा हैंड है और एक मार्कर है। ठीक है, तो यहाँ एक इनविजिबल फोर्स लग रहा है बेटा जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से जो मोशन है कंटिन्यूसली, जो उसकी स्पीड है डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, आफ्टर दैट वो स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम साइकिल चला रहे हैं, अगर पैडल मारना छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाती है साइकिल। ठीक है, तो वहां पर एक ऐसा फोर्स अराइज हुआ बेटा मोशन की वजह से, मोशन या फिर ट्राई टू मूव, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है ना, तो तब भी वहां पर एक फोर्स लगता है जो उसको स्टॉप करने का काम करता है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जो अप्लाई करें उस फोर्स से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और जितना ज्यादा मास होगा फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रक है, तो ट्रक को हम फोर्स अप्लाई करें, क्या वो चलता है? नहीं, क्योंकि वहां जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना बेटा, वो उसको स्टॉप किए हुए है। जब तक हमारा फोर्स जो है उससे ज्यादा नहीं होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तब तक वो नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने देखे हैं जहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम है तो ऑब्जेक्ट इजिली मूव कर जाता है। ओके, तो आइए से अब समझते हैं इन सभी के बारे में। तो फ्रिक्शन जो है, इसके अंदर जो की पॉइंट रहेंगे जिनके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो बेटा ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ओरिजिन है क्या? इसके दो व्यू बेटा, ओल्ड व्यू, मॉडर्न व्यू। ठीक है, ओल्ड व्यू क्या था, उसकी क्या लिमिटेशन रही, जो मॉडर्न व्यू आया। फिर हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर, लिमिटिंग क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है। काइनेटिक के अंदर भी दो आएंगे बेटा, रोलिंग और स्लाइडिंग, वो क्या होते हैं। उसके बाद बेटा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आफ्टर दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर है एंगल ऑफ रिपोज। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे जिनके बारे में बात करने, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आइए देखते हैं शाबाश, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। देयर इज सम इनविजिबल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी मूव और इवन ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इसको बोलते हैं बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ शो करूँ आपको, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ मूव कर रहा है किसी फोर्स एफ से। हेयर कैपिटल एफ विद अप्लाइड फोर्स, हेयर अप्लाइड फोर्स। ये बेटा एक सरफेस है जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सर कहाँ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स? अगर आपने यहाँ बना दिया तो बेटा गलत है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगता है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के इन बिटवीन, और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में मोशन है तो मोशन के अपोजिट, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो सर ये बताएं शाबाश बच्चों कि जब तक ये हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स कभी अपने आप नहीं लगता, जब तक हम मोशन नहीं करेंगे तब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग लगता है। कैसे? तो देखिए शाबाश, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स फॉर एग्जांपल ये बेटा 30 न्यूटन, हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, तो सर फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? क्या लिख रखा फ्रिक्शनल? नहीं बेटा, जितना हमने अप्लाई किया उसके इक्वल फ्रिक्शनल फोर्स होगा। 10 है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, जब तक इक्वल रहेगा बेटा, जब तक इसका फोर्स। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स वहां नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप नहीं आता, ये कंसेप्ट अपने माइंड में सेट होना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचने में, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के इन बिटवीन लगता है। ओके,
तो ओल्ड व्यू क्या था, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू ऐसा माना गया बेटा जो रफनेस या इरेगुलरिटीज है ना सरफेस के अंदर, वो मेन कॉज है, वो मेन कारण है किसका, फ्रिक्शन का। ठीक है ना, जो रफनेस हमें दिखती है, खुरदरा जो सरफेस होता है वो उसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक सरफेस ऐसे हम देखते हैं नेक्ड आई से तो वो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, स्मूथ दिखते हैं, लेकिन जब बिल्कुल उनका लेवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वहां पर थोड़ी सी दरारें दिखाई देगी। अगर आपने कभी क्रिकेट मैच देखा हो तो बेटा क्रिकेट मैच में जब पिच जो होती है जहाँ क्रिकेट मैच खेला जाता है बैट्समैन, तो वहां पर कई बार उसका पिक्सल बहुत हाई करके हाई रिजोल्यूशन में शो करते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा छोटी छोटी दरारें दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा स्मूथ सरफेस जो नेक्ड आई से तो हमें लग रहा है कि हाँ सर बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन वहां पर इरेगुलरिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी इरेगुलरिटी से क्या होता है, इन्हीं इरेगुलरिटीज की वजह से इंटरलॉकिंग हो जाए। जैसे हम पाँव रखते हैं वहां पे क्या होता है, इंटरलॉक हो जाते हैं हमारा सरफेस, जिससे हम खड़े रहते हैं। जैसे ही चलते हुए इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है, फिर नेक्स्ट में चलते तो इंटरलॉकिंग हो जाती है। कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा जो चप्पल जो होती है उसमें गिरने लग जाता है, इंसान फिसलने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरलॉकिंग होती है ना बेटा, साइकिल है, टायर, साइकिल के टायर हैं, गाड़ी के हैं, तो कुछ टाइम बाद जो इनकी इंटरलॉकिंग खत्म हो जाती है तो स्लिप करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ इंटरलॉकिंग पकड़ नहीं होती ना बेटा, मजबूत पकड़ नहीं होती। ठीक है, तो ये सभी इसका मेन रीजन था ओल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, रफनेस ऑफ सरफेस इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ए सरफेस विच अपीयर्स टू बी वेरी स्मूथ तो द नेक्ड आई इज फाउंड टू हैव सम इरेगुलरिटीज। इस टाइप से सरफेस बनाए बेटा, इनको डिप्रेशन बोलते हैं, जहां से डिप्रेस हुई इनको प्रोजेक्शन बोलते हैं, यहाँ इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसकी लिमिटेशन थी क्या, आइए देखते हैं शाबाश। लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू, लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू की जो लिमिटेशन इनके बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए शाबाश, इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या था और एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट हुआ। लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू, according to this view, according to this view, frictional force is maximum for maximum area of contact। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। बट एक्सपेरिमेंट shows that the frictional force does not depend on actual area of contact। ओके, नंबर 2 क्या था, फॉर स्मूथ सरफेस, फॉर वेरी स्मूथ सरफेस, frictional force almost vanish, मीन्स इट यहाँ पर डिसअपियर हो जाए, कोई फोर्स नहीं होगा। बट it is found that it increases due to smooth surface। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा ये उतना ही इंक्रीज होगा। ये इसकी लिमिटेशन थी जो यहाँ बात की गई। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो डिपेंड ही नहीं करता एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो इनके बारे में हमने ये जाना। देखिए शाबाश, मॉडर्न व्यू क्या था, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, द फ्रिक्शनल फोर्स arises due to the intermolecular force of attraction between the surface of contact। और क्या ये समझते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग ये है बेटा, यहाँ से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इसके अंदर 2 टाइप के फोर्स होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके अंदर 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है अडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स।
कोहेसिव फोर्स, एक होता है अडहेसिव फोर्स। होता क्या है, को मीन सेम, ये लगेगा सेम नेचर का, जो मीडियम सेम नेचर के होंगे उनमें, ये होगा डिफरेंट के अंदर, डिफरेंट नेचर के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं बेटा, कोई ग्लास, उसके अंदर अगर वाटर फिल किया जाता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल उनके इन बिटवीन जो फोर्स लगता है वो है फोर्स ऑफ कोहेसिव, और बिटवीन द वॉल ऑफ द ग्लास एंड विद द वाटर ड्रॉपलेट जो फोर्स लगता है वो होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, एडहेसिव प्रेशर के ऊपर, एडहेसिव प्रेशर के ऊपर। अब एडहेसिव प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ADH लिख रहा हूं मैं इसको, तो फोर्स एडहेसिव डिवाइडेड बाय में एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, कितना एरिया का कॉन्टेक्ट हुआ है उस बात पर। अब हुआ क्या, जो इसकी लिमिटेशन थी उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, उन्होंने बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ क्या है, जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना बेटा, उसी के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ एडहेसिव फोर्स है वो भी उतना इंक्रीज होगा, तो जो P है वो सेम रहेगा। ठीक है, मीन्स क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना बढ़ेगा तो F एडहेसिव जो है बेटा, एडहेसिव फोर्स जो उनके इन बिटवीन लग रहा है वो भी इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होंगे तो P जो है सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या रहेगा, सेम। नंबर टू उन्होंने क्या बताया, नंबर 1 एरिया के बारे में, नंबर 2 उन्होंने बताया बेटा जितना स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लगभग 0 हो जाएगा। लेकिन जितना स्मूथ सरफेस होगा उसके बारे में बता देता हूँ, फॉर स्मूथ सरफेस, जितना स्मूथ सरफेस होगा बेटा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एडहेसिव फोर्स का वो बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, बिकम्स लार्ज। अगर ये लार्ज हो जाएगा तो P भी लार्ज हो जाएगा, एडहेसिव प्रेशर, और P लार्ज तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, लार्ज, क्योंकि ये तो डिपेंड इस पे करता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, लार्ज। तो इस मीन्स ये जो उसकी दोनों लिमिटेशन थी उसके बारे में मॉडर्न व्यू ने बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। सबसे पहले समझते हैं इसे, स्टैटिक होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा तब तक यहाँ एक फोर्स लगा हुआ है जो इसका अपोज कर रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू की, सर हाँ बस अब थोड़ा सा भी आपने फोर्स अप्लाई किया तो चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कहलाती है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब चलना शुरू हो ही गया तब भी वहां पर फोर्स लगता है, लेकिन उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आइए देखते हैं इसे, अब समझते हैं। देखिए शाबाश, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ बेटा एक्सटर्नल फोर्स F, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकती है बेटा, कैपिटल F को कुछ बुक जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मानते हैं, वो अलग बात है। यहाँ लगेगा बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ होती है नॉर्मल रिएक्शन, R से भी लिख देते हैं इसको, N से भी लिख देते हैं। यहाँ लगता है उसका वेट, जो मास है m/g, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल होगी। ये नहीं कि सर हमेशा ही ऊपर हो गया, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब ऐसा अगर प्लेन ले लेता हूँ ना तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ है और वेट यहाँ है। कहीं आंख बंद करके लिख दोगे शरीर में तो 180 डिग्री का एंगल होता, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, चलो हम पॉइंट पे बात करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, it is that opposing force, it is that opposing force that comes into play when external force is applied on an object,
and the object yet not to be start. Not to be start means its motion is not yet to be start. उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन इज, नोट कर लेना आप, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक फ्रिक्शनल फोर्स जीरो रहेगा. लेकिन जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, अपनी वैल्यू बढ़ाएगा. कब तक, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा रहेगा तब तक मोशन नहीं होगी. लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो गया तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी. ओके, तो अब हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये था स्टैटिक फ्रिक्शन. नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन. The maximum value of static friction is known as maximum value of static friction is called limiting friction. लेकिन मोशन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन. मोशन तो अब भी स्टार्ट नहीं हुआ. मोशन स्टार्ट होगा तो काइनेटिक आ जाएगा मोशन के अंदर, ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, तो अब तक मोशन कोई स्टार्ट नहीं हुई. अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन when the object is starts to move, then the force arises between the surface of contact of two objects which opposes the motion of object is called kinetic friction. काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी लेस हो जाती है, ठीक है ना. जैसे बोलते हैं ना, चलते हुए ऑब्जेक्ट को चलाना आसान है लेकिन खड़े ऑब्जेक्ट को चलाना मुश्किल होता है, ठीक है ना. चलते काम को चलाना आसान है लेकिन स्टार्टिंग से कोई काम करना वो थोड़ा टिपिकल रहता है, ठीक है. तो ये सब हमने इसके बारे में जाना. अब हम जानेंगे लॉज ऑफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फिर ये जो 3-4 पार्ट इनके बारे में बात करेंगे. स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जाना. अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये भी 2 टाइप का होता है, उसके बारे में बात करते हैं. देखिए शाबाश, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं. डायनामिक फ्रिक्शन ये फर्दर 2 टाइप का होता है, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है. नंबर 1 होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नंबर 2 होता है रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज दैट फ्रिक्शनल फोर्स that comes into play when one object slides over the surface of other object is called sliding friction. For example, यहाँ कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये इस टाइप से हमने इसको इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, तो यहाँ से जो ब्लॉक जाएगा जिस मोशन में, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी rolls over the surface of other body without slipping. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो रोल करेगा, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा
दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में जाना। एक बार फिर बता देता हूँ, जो फ्रिक्शन है 3 टाइप के हमने स्टडी किए, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। उसकी फर्दर 2 कैटेगरी है, कौन कौन सी? नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर 2 रोलिंग फ्रिक्शन। आइए एक बार इसका जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है शाबाश। ये ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। मैं पूरे चैप्टर के अंदर कैपिटल एफ को जो अप्लाइड फोर्स लेकर चलूंगा, अप्लाइड फोर्स, और जो स्मॉल एफ है ये रहेगा बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से है क्या, स्टार्टिंग में अप्लाइड फोर्स जब तक 0 है तब तक ये भी 0 रहेगा, लेकिन जैसे अप्लाई करेंगे तो ये भी बढ़ेगा, बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी, और ये बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपने यहाँ से क्या जाना, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बेटा इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये पॉइंट आपको नोट करना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन था क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये ग्राफ था, इनके बारे में जाना। तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो लॉ हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए शाबाश, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 1 जो है, फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ limiting friction is directly proportional to the normal reaction between them, it means जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया। नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is opposite to the direction of motion of object, okay. Number 3, the force of limiting friction is independent of apparent area of contact, इस पर डिपेंड नहीं करता। नंबर 4, the force of limiting friction depends on the nature of material, depends on the nature of material of surface, ऐसा लिखना ठीक रहेगा, depends on the nature of material of the surface। ठीक है, ड्राई सरफेस है, वेट है, स्मूथ है, रफ है, कैसा सरफेस है, इस बात पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चारों लॉ थे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। आइए शाबाश देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। किसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए शाबाश, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से हमने क्या जाना बेटा, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब यहां से नॉर्मल रिएक्शन को हटा के कांस्टेंट लिया गया बेटा, इसको बोलते हैं म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब म्यू होगा किसके इक्वल, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर। यूनिटलेस होगा बेटा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी न्यूटन, ये भी न्यूटन। तो म्यू जो होता है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी बेटा, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ठीक है, डिपेंड किस किस पे करता है म्यू, नंबर वन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, मीन्स कैसा सरफेस है, स्मूथ है या फिर रफ है, ड्राई है, कैसा है। ठीक है, नंबर टू नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम कि जो मीडियम है उसका नेचर कैसा है। एक तो सरफेस है, एक नेचर मीडियम का है। ठीक है, पॉलिश्ड है, किस टाइप का, मीन्स यहाँ पर जो नेचर है वो म्यू जो होता है उसकी वैल्यू गिवन होती है सब्सटेंसेस के लिए, 0.1 है, 0.2 है वुडन सरफेस के लिए, तो ये वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल में। तो ये था बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होते कहाँ से डिराइव किया गया, जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन थे उनके फर्स्ट लॉ से डिराइव किया गया। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो यहाँ से जो म्यू आप देख पा रहे हैं, तो यहीं से जो म्यू आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में जाना। अब बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए शाबाश, किसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एक ही चीज है, डिफरेंट है क्या। ओके, तो देखिए शाबाश, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट पे बेटा एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया गया, एफ अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होगा। ठीक है, अगर चल रही होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बेटा, इसको हमने एफ से लिखा। नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ वेट mg, इन दोनों का एक रिजल्टेंट बेटा, यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स एफ आर से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो एंगल, इन दोनों का रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस थीटा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए शाबाश, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, angle of friction, it is defined as the angle between the normal and force of friction, defined as the angle between the resultant of normal and force of friction makes with the normal reaction, means जो रिजल्टेंट है बेटा एफ का और आर का, वो जो आर के साथ जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, थीटा से हमने इसको डिनोट किया। तो यहाँ से अगर देखें तो थीटा जो है एंगल, यहाँ से म्यू की अगर बात की जाए तो म्यू क्या था बेटा, एफ बाई आर, तो ये भी अगर बात करें एफ ही होगा। ठीक है, तो एफ बाई आर क्या है, यहाँ से बेस परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, टेंजेंट थीटा। तो म्यू जो है बेटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और थीटा जो है एंगल कोफिशिएंट ऑफ जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या रिलेशन होती है बेटा, ये रिलेशन होती है म्यू, और म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, आइए शाबाश देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं। देखिए शाबाश, ये कोई एंगल अल्फा हमने लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है,
तो यहाँ से आप समझिए इसको आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। आंख बंद करके कुछ नहीं लिखना बेटा, ये है नॉर्मल रिएक्शन। वेट mg यहाँ लगेगा। ये एंगल अल्फा है, तो मैं बहुत बार बताता हूँ बेटा आपको, ये भी एंगल अल्फा होगा। कैसे होगा ये भी मैंने आपको बताया है, दोबारा फिर बता देता हूँ। 90 डिग्री ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। ठीक है, ये हो गया बेटा कौन सा कंपोनेंट, mg कोस अल्फा, तो ये हो गया जो एंगल है, ये हो गया mg साइन अल्फा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है बेटा, क्योंकि मोशन जो ऑब्जेक्ट क्यों नीचे की तरफ है, तो इस टाइप से हमने इसको लिखा। तो एंगल ऑफ रिपोज होता है क्या है, एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल मेड with the inclined plane with the horizontal such that object is just start to move on an inclined plane। inclined plane से just start to move जो होगा ऑब्जेक्ट, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब यहाँ से इक्विलिब्रियम में देखें, ऑन इक्विलिब्रियम यहाँ तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस किए हो बेटा। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा नंबर 1। आर के अपोजिट कौन है बेटा, एम जी कोस अल्फा, एम जी कोस अल्फा। यहाँ से डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो सियाबास, क्या आ गया, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा। देखो सियाबास एम जी कोस अल्फा, एम जी से एम जी कैंसिल, साइन बाई कोस क्या हो गया, टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो एफ बाई आर था क्या, म्यू, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। और अभी इससे पहले एक रिलेशन की थी, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इट मीन्स जो टेंजेंट थीटा है वो टेंजेंट अल्फा के इक्वल हुआ। ठीक है, इट मीन्स जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये था इनके बारे में जो हमें पढ़ना था। ये वो एंगल होता है बेटा जिसमें मोशन जस्ट स्टार्ट होने को होती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हम कहीं रख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो अब तक नीचे तरह बेटा कितना एंगल पे इंक्लाइन करें कि वो चलना स्टार्ट कर दे, मोशन हो जाए, तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट के अंदर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे।